नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। देश में चौथी लहर की आशंका दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के देश में करीब 3,324 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 40 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई, जबकि 2,800 लोग ठीक भी हुए हैं। चौथी लहर की आशंका के बीच सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से हैं। यहां 1520 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर अब 19,092 हो गई है। दिल्ली में सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट 5.10% दर्ज किया गया। राहत की बात यह रही कि यहां केवल एक मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,716 हो गई, जो 9 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र में 155 नए मामले सामने आए। यहां 998 एक्टिव केस और पॉजिटिविटी रेट 1% है। सबसे ज्यादा 94 मामले मुंबई में दर्ज किए गए। राज्य में हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि अगर मामले ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे तो हमें मास्क अनिवार्य करना पड़ेगा। इस बीच टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की एक समिति ने सिफारिश की है कि रूस के कोविड रोधी टीके स्पुतनिक वी की दोनों खुराक ले चुके लोगों को इस टीके की पहली खुराक को बूस्टर के तौर पर दिया जा सकता है। मालूम हो कि स्पुतनिक वी टीके के दोनों खुराक की रचनाएं अलग अलग हैं। सभी स्पुतनिक वी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। लोगों के लिए बूस्टर डोज के बारे में कोई नीतिगत निर्णय नहीं था। जाहिर है कोरोना फिर से अपने पुराने विकराल स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या देश में चौथी लहर आ सकती है? क्या दिल्ली एनसीआर हॉटस्पॉट बनेगा? चौथी लहर का मुकाबला करने के लिए किस तरह की तैयारियों की अब जरूरत है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो कोरोना की चौथी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। करीब 3,324 मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, और अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। उसके बावजूद भी लोगों के जो हैं उनमें हमें सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। लोग अभी भी नहीं चाहते हैं और अभी भी बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ही वो अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, और ये ऐसे में घातक भी साबित हो सकता है। और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हालात हैं उससे ये नकारा नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार जो इजाफा हो रहा है कोरोना केसेस में वो चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी पाबंदियां अभी तक नहीं लगाई गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल एक यहाँ पर यह भी है कि अगर पाबंदी लगाई जाती है तो क्या इन केसेस में हमें कमी देखने को मिलेगी? और सबसे अहम बात यहाँ पर यह सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 24 घंटे में करीब 3,000 के ऊपर मामले सामने आए हैं, तो वहीं सिर्फ दिल्ली में ही 1,500 के करीब मामले हमने देखे पिछले 24 घंटे में। तो चौथी लहर की आशंका को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल से, और डॉक्टर अंशुमान कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर एम वली, कि अब हम देख रहे हैं 3,000 के ऊपर मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, और ये जो आंकड़ा है हम काफी दिनों से देख रहे हैं बढ़ने में ही है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जून में चौथी लहर आ सकती है और हालात काफी बिगड़ सकते हैं जून में। आपका आकलन क्या कहता है? डॉक्टर अंशुमन ने आपके पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कही थी कि हम लोग आंकड़ों से नहीं जाते हैं, ना हम लोग कैलकुलेशन से जाते हैं। हम बीमारी के बारे में बात करते हैं और बीमारी के लिए सावधानी की बात करते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि अब इस समय दिल्ली जो है लीड ले रहा है। क्या जरूरत है इसकी लीड लेने की? क्या जरूरत थी? हमने इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करी, इतने प्रोग्राम्स किए, और हमने बिल्कुल मास्क का ख्याल नहीं रखा, तो उसका ही अब ये इफेक्ट है जो हम इसको फेस कर रहे हैं। तो जो सावधानियां हमने कम कर दी थी ज़ायरा जी, वो उसी का ये आपने जो अभी एवरेज बताया 1,500 आउट ऑफ 3,000 न्यू केसेस, ये एक आधे से ज्यादा मैं कहूँगा इसको एवरेज है, क्योंकि इसी तरह का ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला था, नोएडा में देखने को मिला था, नोएडा के स्कूलों की वजह से मिला था, और इसी तरह ये हम और स्टेट्स में भी देख रहे हैं। करीब 8 स्टेट्स हैं ऐसी जिनमें ये सब देखने को मिल रहा है, दिल्ली जैसी फिगर्स देखने को मिल रही है। और ये डिपेंड कर रहा है कि कितने एक्टिवली हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारे लिए वो है ये मास्क। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मास्क बांट रहा हूँ लोगों को।
जी। ये मैंने मास्क मंगा के रखे हुए हैं, जो भी एंटर होता है मेरे ऑफिस में उसको मैं मास्क गिफ्ट करता हूँ और कहता हूँ इस मास्क को आप लगाइए और लगा के रखिए और आप बिल्कुल सेफ हो जाइए। तो मास्क जो है इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है और मास्क के सहारे से हमको बचना है। जी। और मास्क ऐसी चीज है हर एक आदमी यूज कर सकता है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मास्क लगाना है। अब हम उस फेज में आ गए हैं कि हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जी। कि मास्क लगाना है। और उसके बाद हैंड सैनिटाइजेशन और ये टीके का अभी डॉक्टर अंशुमन बात करेंगे। टीके के बारे में भी हमको बहुत सजग रहना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जी डॉक्टर वली, और हम देख रहे हैं कि अब छोटे बच्चों की भी वैक्सीनेशन के शुरुआत की बात हो रही है। जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी भी बातें सामने आ रही थी, जल्दी उनका भी टीकाकरण होगा यहाँ पर। डॉक्टर अंशुमन, आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब जो मौजूदा हालात हम बनते हुए देख रहे हैं कि आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच में जो डर है वो एक तरीके से गायब हो गया है? क्या लोग एक तरीके से आदी हो चुके हैं इन सभी चीजों के? क्योंकि पिछली वेव्स में हमने देखा था थोड़े से भी केसेस बढ़ते थे, लोग बहुत सतर्क हो जाते थे और डर जाते थे, लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जाहिर देखो, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि डिलेड रिस्पांस कंट्री है और इसमें या तो कोई चीज फॉलो करने में देर करते हैं, फॉलो कर लिया तो उसको छोड़ने में देरी होगी और छोड़ दिया तो फिर पकड़ने में देरी होती है। मतलब साइंटिफिक टेम्पर की भारी कमी हमारे कंट्री में। और मेडिकल साइंस डायनेमिक साइंस है, इसमें हर समय नियम कानून हमारे बदलते रहते हैं, जो भी पाबंदियां होती है। अभी 3000 केसेज आए हैं, कम केसेज है इसलिए आपको लग रहा है 1500 केसेज दिल्ली में 3000, लेकिन इसका डुप्लीकेशन देखो, अगर 1 लाख हुआ जिस दिन, तो डबल जब केस होगा तो 2 लाख सीधे हो गए, तो इजाफा कितना हो जाएगा। तो अभी पब्लिक को ये समझना है कि 4th वेव आएगी या नहीं आएगी, जिन चीजों पे डिपेंडेंट है। उसका फॉर्मूला मैं हर समय बोलता हूँ, IVV। I स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल चॉइसेस। आप कितनी गैदरिंग कर रहे हैं, किस तरह से बर्ताव रख रहे हैं, मास्क का क्या उपयोग है। एंड I ऑल्सो स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी। दोनों वैक्सीन लगने के बाद या नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद इम्यून लेवल आपका कैसा है, आई हो गया। V वैक्सीनेशन ड्राइव क्या है, जितने लग गए वो अच्छी बात है, जितने नहीं लगे हमें उस पर फोकस करना है। और जिनको 6 महीने से ऊपर हो गया उनको बूस्टर डोज लगाइए, बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड थर्ड V इज वेरिएंट। अगर BA1 BA2 रहा और XE का भी वही आंकड़ा चल रहा, आउटकम चल रहा है। अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तब तो ठीक है, अगर नया वेरिएंट आ गया तो ये चौथी लहर को कभी भी भयावह या सेकेंड वेव की तरह बना सकता है। तो ये तीनों हमारे हाथ में, IVV वैक्सीनेशन बढ़ाइए, बूस्टर डोज बढ़ाइए, इंडिविजुअल चॉइसेस ठीक कीजिए, इम्यूनिटी में जो है नहीं तो एक्सरसाइज करके, खान पान पे ध्यान देके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए और होप करें कि नए वेरिएंट ना आए तो हम चौथी लहर को टाल सकते हैं। जी जी, जो नए वेरिएंट्स आ सकते हैं वो और भी घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, जब वो आ जाता है तब वो किस तरीके से रिएक्ट करता है ये तब हमें पता चलता है। और ऐसे में ये भी नहीं पता कि अभी जो वैक्सीन हम लगवाएंगे वो कितनी उस पर कारगर साबित होगी। डॉक्टर वली, आपको क्या लगता है, क्योंकि XE वेरिएंट की बात हो रही है, कई केसेस आए भी हैं इंडिया में उससे जुड़े हुए, वो कितना घातक हो सकता है और ये जो वैक्सीन अभी भारत में लग रही है तमाम, वो उस पर कितनी कारगर साबित होंगी? 100% एफिकेशियस नहीं होती है। जो हमने बेस्ट वैक्सीन की स्टैटिस्टिक्स दी थी उसमें 70 to 80%, मैक्सिमम 80%। अभी जो नया वेरिएंट है इसमें लकीली जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके सिम्टम ज्यादा सीवियर नहीं है जी। फैलाव तो इसका ज्यादा तेज है, लेकिन इसके जो लक्षण है वो ज्यादा तीव्र और तीखे नहीं है, इसलिए बचे हुए हैं। कई लोगों ने मुझे फोन किए जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए और उन्होंने ये बताया कि साहब गला खराब है, टेस्ट तो पॉजिटिव आ रही है, तो वो अभी भी इसको हल्के में ले रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि नया वेरिएंट है और इसके बारे में हमें और जानकारी चाहिए है। नहीं, इसको हल्के में इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि किसी वेरिएंट से निकलेगा दूसरा वेरिएंट अगर निकलेगा तो हमको अपने टीकाकरण को इंटैक्ट रखना है, हमको अपने मास्क को इंटैक्ट रखना है और हमको अपनी इम्यूनिटी को, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, उसको ठीक रखना है और हमको पूरे के पूरे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करते रहना है। और लकीली ये नया वेरिएंट जो इस वक्त अवेलेबल है जो है वो ज्यादा घातक नहीं है। इसकी वजह से हमको रिएश्योर नहीं होना है कि अगला भी ऐसे ही होगा, तो इसलिए सतर्क और सावधान रहना है। आप बिल्कुल ठीक, आज छुट्टी के दिन ये प्रोग्राम कर रही हैं,
मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हों और इससे हमारा ये मैसेज जरूर जा रहा है कि हमें मास्क लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, टीका लगवाना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है अगर आप खुद को कोरोना से बचाना है तो, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं, जैसे कि आपने बताया कि वेरिएंट्स बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन पहले से अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, क्या लगता है कि जैसे जो बुजुर्ग हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, खासतौर पर पहले भी बात हुई थी जब मेरी आप लोगों से, तो कहा था जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए घातक ज्यादा साबित हो सकता है, कोई भी वेरियंट चाहे क्यों ना हो। आम लोगों के लिए वो हल्का हो सकता है, लेकिन जो पहले से बीमार लोग हैं उन्हें ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कहा जा रहा है कम घातक है, संक्रामक क्षमता ज्यादा है, ये जो रोल मॉडल लेते हैं, किसको लेते हैं? एडल्ट, फिट, मेडिकली नो प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं है और डबल डोज वैक्सीनेटेड है, 6 महीने के अंदर है। ये आइडियल सिचुएशन है। उनमें तो बहुत हल्की फुल्की तकलीफ दे रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कोमॉर्बिड कंडीशन, कोई बीमारी हो या कुछ हो, तो इसमें क्या है, आप बीमार अगर बुजुर्ग हैं, घर पे हैं, लेकिन आप अगर बाहर जा रहे हैं, वहां से कैरी करके ला रहे हैं, तो उनको संक्रमण दे सकते हैं। उनकी हालत गंभीर हो सकती है क्योंकि वो मेडिकली हाशिए पे खड़े हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर अगर सिचुएशन जाती है तो उनको वेंटिलेटर या इसकी जरूरत हो जाएगी। अभी तक जो देखा गया है, यंग हेल्दी फिट इंडिविजुअल वैक्सीन लगे हो ऐसे लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन उनको अपने परिवार को बचाना है, इसलिए उनको एहतियात रखना है कि उनको तो कुछ नहीं होगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, लेकिन उनके घर में जो बुजुर्ग हैं या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनका लाइफ रिस्क पे आ सकता है। इसलिए इसको एहतियातन लें और वैक्सीन के प्रति जागरूकता, चाहे कितनी भी अफवाह उड़ जाए, ये साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसके तहत वैक्सीन आया है। अब वर्ल्ड में इतनी डोजेज लग गई तो आप ट्रस्ट कीजिए, जाइए, वैक्सीन लगवाइए और जिनकी खुराक बूस्टर की बात की वो बूस्टर लगवाइए। बिल्कुल, वैक्सीन बहुत जरूरी है यहाँ पर। डॉक्टर वली, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि 3000 के ऊपर ये जो मामले हैं ये पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली में ही सिर्फ 1500 के ऊपर मामले आए हैं। तो क्या वजह इसके पीछे मानी जा सकती है कि खास दिल्ली में इतने ज्यादा केसेस यहाँ पर बढ़े हैं? कितना फर्क बाकी जगहों पर देश के और दिल्ली में जो यहाँ पर इतने ज्यादा केसेस हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, 2 वजह लगती है मुझे ईमानदारी के साथ। ये 2 वजह ये है कि एक तो हमने बहुत ज्यादा अपने को बाहर निकाला, ढील दी, मास्क नहीं लगाया, शेक हैंड किए, हगिंग की, फंक्शंस में गए, बड़े बड़े फंक्शन किए। और दूसरा ये है कि टेस्टिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करते रहना चाहिए। इस डर से टेस्टिंग स्लो नहीं करना चाहिए कि केसेस की तादाद बढ़ेगी, जैसा कि कहीं कहीं हमने पहले देखा था। तो टेस्टिंग करिए, इसको ट्रैक करिए, ढूंढिए। और बच्चों में जरूरी है कि अभी स्कूल अपने फैसले को रिवाइज करें। जल्दी से गर्मी आ गई है, गर्मी की छुट्टी करते हैं तो एक बैरियर हमारे पास आ जाएगा। एक बैरियर अगर बच्चों के स्कूल के मूवमेंट से कम हो जाएगा, क्योंकि जो है इंटरेक्शन से कम हो जाएगा, और इन द मीन टाइम बच्चों का टीकाकरण हो जाएगा, तो ये हम कुछ हद तक जो छोटे बच्चों में इसको कंट्रोल करके, जैसा कि अभी बताया, आपने बताया और डॉक्टर ने बताया, उनके एल्डर्स को इसको फैलने से रोक देंगे। दूसरे ये है कि हम घर से बाहर जब तक बहुत जरूरी न हो न निकलें। सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करने का ये बहुत अच्छा समय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके चैनल से, क्योंकि लोग समझदारी से आपका चैनल देखते हैं और ये मैसेज सही तरह का इस समय जा सकता है कि हम गर्मी की वजह से न निकलें बाहर, उससे कोरोना से भी हिफाजत हो जाएगी, कोविड से भी हिफाजत हो जाएगी, और घर में रहें और घर में भी एहतियात से रहें, एल्डर्स को प्रोटेक्ट करके रहें। वैक्सीनेशन की जहां जरूरत है वहां जरूर लें और अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें, मास्क लगाएं। और मैं यहाँ ये भी कह दूं एडवांस में कि कुछ दिन बाद शायद हम लोग इसकी बात करें कि अब क्या घर में मास्क लगाना जरूरी हो गया, तो मैं कहूँगा मास्क लगा के रहें, ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा है। जी बिल्कुल, मास्क लगाना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। शुरू से ही जब पहली वेव आई थी तब भी यही बात सामने आ रही थी कि मास्क ही एक ऐसा हथियार है जो आपको कोरोना से बचा सकता है, या फिर अगर आपको कोरोना होता भी है तो उस लेवल पर नहीं होगा कि वो जानलेवा साबित हो। डॉक्टर अंशुमान, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं और जो केसेस बढ़ने की शुरुआत हुई है वो तभी से ज्यादा हम देख रहे हैं कि स्कूल में केसेस सामने आए, जब नॉर्मल जिंदगी हम जीने लगे थे उसके बाद जो केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर लगातार पाबंदी ही लगी रहेगी तो हम लोग कब तक इस तरीके से बंद के रह पाएंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। तो ऐसे में किस तरह से इस चीज को टैकल किया जाए, क्योंकि केसेस तभी बढ़े जब नॉर्मली हम लोग जिंदगी जीने लगे थे अपनी हाल ही में। जी देखिए, केसेस ओवरऑल बढ़े हैं, स्कूल में केसेस डिटेक्ट हुए, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बच्चों में बढ़े हैं, बड़ों में भी केसेस बढ़े हैं। इसका मतलब है कि नेचुरल कोर्स में जो इम्यूनिटी डाउन हुई
जैसे बच्चों में भी सीरो सर्वे जब किया गया, जिनमें वैक्सीन नहीं लगा था, 85% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई, मतलब उनको संक्रमण हुआ था, प्रोटेक्टेड थे। तो नेचुरल इन्फेक्शन कारण इम्यूनिटी या वैक्सीन की इम्यूनिटी अब स्लो डाउन होने लगी, नीचे आने लगी। तो ये समस्या आपकी खड़ी हो रही है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो आपने देखा था सारे आउटलेट, फूड आउटलेट बंद हो गए थे, तो लोग घर का खाना खाने लगे थे, जी जी, कुछ टाइम पास करने का एक्सरसाइज करने लगे थे। वापस दिल्ली वाले फिर उसी रवैये पे आ गए, पैक्ड फूड या इवनिंग में जाके होटल में खाना खाना। तो इसको छोड़िए, क्योंकि आपको मोटापा की ओर धकेलता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो डायबिटीज का प्री स्टेज उसमें धकेलता है। आप इस तरह से जीवन शैली को रखें जो हमारे हिंदुस्तान की जीवन शैली थी, तो आपका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म चालू रहेगा। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म वैक्सीन से आ गया, ये फिर भी सर्ज थोड़ा सा आके ये खत्म हो जाएगा। ये भयावह रूप नहीं दे सकते हैं, यही हमारी नीति होनी चाहिए। कोरोना जितना स्ट्रांग है, हमारी नीति उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, हम इसको डिफीट करते रहें। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि दिनचर्या बहुत सही होनी चाहिए, ऐसे में खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग करना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर वली, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे में एक आम लोगों को आप क्या ऐसे में राय देंगे कि उनकी कैसी लाइफस्टाइल हो इन दिनों जब कोरोना केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं? योगा कितना कारगर साबित हो सकता है? पहली वेव्स में हमने देखा था लोग काढ़ा काफी पी रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये सब चीजें कितनी फायदेमंद साबित हो सकती हैं? हाँ, योगा को तो भी इंटरनेशनल डे फॉर योगा के पोस्टर्स भी पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें लोगों को आह्वान कर रहे हैं, योगा कीजिए। अच्छा हुआ आपने टॉपिक छेड़ा है। तो ये योगा का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है कि जो हमारे लंग्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। अनुलोम विलोम, प्राणायाम और कपालभाति, ये जो 3 मेन एक्सरसाइज हैं योगा की, ये उससे ही लंग फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो इसके अलावा जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये दो संतों की जोड़ी हमेशा आप बुलाते हैं, धन्यवाद जी। तो इसमें हमें अपनी जो स्लीप है, डे टू डे जो लाइफ स्टाइल है, उसको ठीक रखना है। मैंने अभी हाल ही के दिनों में बहुत से लोगों को ये एडवाइस किया कि आप जल्दी सोएं, ज्यादा टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह का यूज ना करें, अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखें, तो आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन बॉडी में सर्कुलेट होंगी, हीलिंग होगी और आपको मन को शांति मिलेगी। तो उन्होंने 1-1.5 महीने बाद मुझे सबने आके बताया कि बहुत बड़ा चेंज ये हुआ कि हमको गहरी नींद आने लगी है जी। तो आज की क्वालिटी ऑफ स्लीप को सुधार करना, अच्छे फल खाना, घर का खाना खाना, जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, हम लोगों ने दोबारा से जंक फूड खाना शुरू कर दिया है। बच्चों में इस बात की रुचि हो गई है दोबारा से, तो बच्चों को हमको समझाना पड़ेगा और बाहर के खाने को कम करना पड़ेगा। फ्रूट्स हैं, नेचुरल इम्यूनिटी की चीजें हैं, फल हैं, और आजकल के जो गर्मी के फल हैं वो मौसम के फल हैं, खरबूजा है, तरबूज है, पपीता है, ककड़ी है, खीरा है, इनको लेना। और चिया सीड्स, बैसिल सीड्स आजकल बहुत प्रचलन में है, तो कुंभलंगा गर्मी का बेहतरीन इलाज है बैसिल सीड्स के, तो वो बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम गर्मी में यूज कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल, विटामिन सी होता है। और न भूलें विटामिन डी का पूरा इस्तेमाल करें। विटामिन डी हमें बहुत अच्छी इससे इम्यूनिटी देता है कोरोना के खिलाफ। और अपने पेट को ज्यादा सॉलिड फूड से, मसाले वाले फूड से न भर के रखें, बल्कि ब्लेंड डाइट, हल्का मिर्च वाला, हल्का नमक वाला खाना खाएं, कम खाएं, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, सोएं नींद भर के, और स्ट्रेस न लें। जाहिर ये सब चीजें हर बीमारी के लिए बहुत अच्छी हैं, रोकथाम की हैं, और योगा के साथ ये करनी जाए और हम अपने को प्रसन्नचित रखें, डिप्रेशन से आउट रहें, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी, स्वभाव में चेंज और गुस्सा, ये सब बहुत बढ़ गया है, और उन लोगों को भी बढ़ गया है जिनको कोरोना नहीं हुआ है। तो इस पे अपना काबू रखें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आपकी डाइट सही हो, अगर आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से भी आप बचे रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बहुत बेहतर साबित होगा आपके आने वाले दिनों के लिए। डॉक्टर अंशुमान, हालांकि अब बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन लोग फिर भी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है बूस्टर डोज लेने के लिए, क्योंकि लोगों के दिलों में अब कहीं ना कहीं लगता है कि कोरोना का या डर खत्म हो चुका है या क्या वजह है, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन इतने ज्यादा हमें तादाद देखने को नहीं मिल रही है बूस्टर डोज जो लोग ले जाके, हालांकि शुरुआत इसकी कर दी गई है, उसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, ऐसी खबर भी सामने आ रही है, क्या वजह हो सकती है? जरा देखो, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको फैलने की स्पीड 2G है। मीडिया
पिछले 2.5 साल से कॉन्टिन्यूस कोरोना पे आपका चैनल खास करके बहुत रेगुलर कर रहा है, इसकी स्पीड स्लो है। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे र्यूमर फैलता है उसकी स्पीड 5G की है। उसमें काफी र्यूमर लोग पेशेंट मेरे पास आए दिखाने के लिए, कहा जा रहा है वैक्सीन से ये प्रॉब्लम आई, किसी को हार्ट अटैक, किसी को स्ट्रोक। आप बताओ कि इतने अरब वैक्सीन लगने के बाद कुछ में आया, वो उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंटल फाइंडिंग। संजोग ऐसा रहा वैक्सीन लगने के बाद आपको हार्ट अटैक हुआ। वो हार्ट अटैक ऐसे भी होता, वैक्सीन नहीं लगे तो ये दिमाग से निकाल दें, गुमराह ना हो। वैक्सीन टाइम टेस्टेड चीज है, बूस्टर डोज आप लगवाएं। दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा था, अगर मेरे बड़े भाई वली साहब की इजाजत हो मैं जवाब दे दूं, काढ़े वाली बात जो आपने कही, जी जी, वो काढ़े वाली बात फर्स्ट वेव में जब आपने देखा तो आयुष मंत्रालय निकाल दिया, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं दिया। इसके चक्कर में लोगों ने बेतरतीब काढ़े पिए और लिवर फेलियर हुआ है दालचीनी की अधिक मात्रा से। तो ये जानिए कि जो भी औषधि के रूप में आप आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होगा। तो इसको जब भी लेना है काढ़े को, आसपास आयुर्वेद के वैद्य से मिलिए, उनसे फॉर्मूला समझिए, तभी काढ़ा लीजिए। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। गर्मी के मौसम में काढ़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और वली साहब ने बिल्कुल सारांश में बता दिया कि खाने पीने का, सोने का सबसे एक मैं सूत्र बता देता हूँ, सीजनल खाओ, सीजनल खाओ। मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो यहाँ के उपजे हुए फल पौधे, फूल पत्तियां आपके लिए दायक है। और सीजनल खाओ, जब जिस चीज का सीजन वही खाओ। कोल्ड स्टोरेज या बाहर से विदेशों से आए कीवी खाने की जरूरत नहीं है, आपकी इम्यूनिटी उसी से बनेगी। रीजनल और सीजनल फूड। जी जी, बहुत अहम बात आपने कही है कि सीजनल फ्रूट्स खाइए, क्योंकि आजकल कोल्ड स्टोरेज की वजह से जो सीजन नहीं होता है वो फ्रूट्स भी काफी बिकते हैं और लोग खरीदते भी हैं और सोचते हैं कि हम सेहतमंद खा रहे हैं, बल्कि वो सेहतमंद ऐसे में नहीं खा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा सजेशन आपने यहाँ पर दिया है कि किस तरीके से आप अपना खान पान रख सकते हैं, अपने डाइट में क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि आप कोरोना से बच सकते हैं। न सिर्फ कोरोना बल्कि बाकी बीमारियों से भी आप बचेंगे अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को कोरोना से जुड़ी हुई कि आखिर आप कोरोना से किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखें, डाइट में क्या कुछ रखें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।